और ऑडियो म्यूट रखेंगे। ओके सर। ऐसा भी नियम है क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, और जब आपकी पेन ड्राइव से जाएगा तो आप लोगों की उसमें फोटो वीडियो बंद होगी, तो फिर पूछा जाएगा कि वीडियो बंद क्यों है। क्लियर है? ओके यस सर। सर। इसलिए सभी लोग अपनी वीडियो ऑन रखें। हाँ, गौरव ने देखो ऑन कर दिया कहते ही। जी सर। देख कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा इसका, ये बंद रखता है? जी सर। अभी ये कौन है? एस, इसका बंद है। कौन है? साक्षी है शायद। साक्षी है जी, ये बंद है। हाँ, लेफ्ट हो गई तो। साक्षी लेफ्ट हो गई। चलिए, कल हम बात कर रहे थे मैकियावेली के राज्य और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए विचारों पर। तो क्लियर हो गया था कल? वो राज्य की उत्पत्ति के यस सर। विषय में क्या कहता है, राज्य की प्रकृति के विषय में क्या कहता है ना, राज्य को किस तरह का होना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, ये सब बातें वो बता रहा है। कल हमने जब हम लास्ट में थे तो बात कर रहे थे हम कि वो राज्य, जो गणतंत्र राज्य हैं उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताता है। हमने 5 पॉइंट्स पे बात की थी, है ना? कौन कौन से थे, ध्यान में है कुछ? बताएगा कोई? पानी आप लोग अगर अपना ऑडियो म्यूट रखें। ये माइक किसका खुला है? माइक सभी म्यूट कर दो। हाँ, बता सकता है कल कौन कौन से उपाय बताए थे उसने? चलिए, वो कहता है कि राज्य की, नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती रहनी चाहिए। जो नगर है उसकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि की बात मैकियावेली कर रहा है। मैकियावेली कह रहा है कि जो अपना राज्य है उसकी जो जनसंख्या है, उसकी उसकी जनसंख्या पर नियंत्रण तो होना चाहिए, लेकिन नियंत्रण इतना नहीं होना चाहिए कि ना के बराबर हो जाए। वो राज्य के लिए, समृद्ध राज्य के लिए एक विशाल जनसंख्या की बात करता है। वो कहता है कि राज्य जितना बड़ा, राज्य की जनसंख्या जितनी विस्तृत होगी, राज्य उतना ही बड़ा होगा और समृद्ध होगा, क्योंकि हमारे उसके पास सेना में भर्ती करने के लिए पर्याप्त संख्या बल होगा। जब पर्याप्त संख्या बल होगा तो सेना बड़ी हो सकेगी, और अगर जनसंख्या कम है तो आप सेना में कितने लोग भर्ती करोगे? गिनती के, है ना? तो इसीलिए कहता है कि बड़ी जनसंख्या राज्य के पास होनी चाहिए और उसमें निरंतर वृद्धि को प्राप्त करते रहना चाहिए। फिर वो कहता है कि एक जो बड़ा राज्य है, एक राज्य है, उसके समृद्ध होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि उसे अपने लगातार मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। वो मित्रों की संख्या बढ़ाएगा तो निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जब कभी संकट का काल होगा, भूखमरी होगी, महामारी होगी, या किसी तरह का कोई आक्रमण होगा किसी शत्रु राष्ट्र से, तो जो उसने मित्र बनाए हैं, मित्र उसके उस समय पे काम आएंगे। क्यों ना, जब काम आते हैं मित्र, ऐसे लड़ाई झगड़े में नहीं। आ जाते हैं लड़ाई झगड़े में मित्र काम भी आ जाते हैं। सही सर, भाग कई भी बार जाते हैं। लेकिन फिर भी मित्र बनाने चाहिए। वो इसीलिए कह रहा है कि आपको मित्रों का जो संख्या है वो लगातार बढ़ाती रहनी चाहिए। कैसा भी स्थिति हो, मित्र कहीं भी भाग जाए, लेकिन उसके मन में एक बार जरूर आएगा कि मित्र की रक्षा के लिए वापस आना चाहिए। एक वो कहते हैं ना, गाँवों में मेरे पास एक बार एक जोक आया कि जब झगड़े में कोई मित्र भाग जाए तो उसे कायर समझ के गाली मत भगना, गालियां मत देना। हो सकता है घर से कट्टा लेने गया हो।
है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पिटते हुए देख के वो भाग गया, और भाग के वो कट्टा लेने गया, यहाँ तुमने उसे गालियां देनी शुरू कर दी, मुझे छोड़ के भाग गया। तो इसलिए मैकियावेली कहता है कि हमें राज्य के मित्र बनाते रहना चाहिए। सलीम, ये क्या कर रहे हो, क्या क्या दिखा रहे हो तुम ये? सलीम, हाँ एक जगह रखो यार, तुमने छत, कुर्सी, जमीन, क्या क्या दिखा डाला है, बस यही रखो। अब सही दिख रहे हो तुम। हाँ, ऐसा ना करो ना। तो मित्रों की वो बात करता है कि मित्र लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। फिर मैकियावेली कहता है कि एक राज्य को युद्धरत रहना चाहिए। वो पहले ही कह रहा, उसने राज्यों के दो प्रकार बताए थे ना, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। तो जो स्वस्थ राज्य हैं उनके लिए उसने कहा था कि युद्धरत रहना चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए। संघर्षरत रहेंगे तो अपना विकास कर सकेंगे। अब उन संघर्षरत को वो कह रहा है कि संघर्ष में जब वो जीत लेंगे राज्यों को, जितने भी राज्य उन्होंने जीते, उन राज्यों को ऐसे ही ना छोड़ दें, राज्यों में अपने उपनिवेश बसाते चलें। जो अपनी बस्तियां हैं उन्हें साथ साथ वहां स्थापित करें। जैसे आधुनिक काल में आके ब्रिटिश ब्रिटिशियस ने भी किया, फ्रांसीसी ने भी किया, इन सब ने किया ना, पुर्तगालियों ने भी किया। लंबा समय तक ब्रिटिश चले अपने, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कह रहा कि अपने उपनिवेश, अपनी बस्ती आप जब वहां बसा देंगे तो राज्य में क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां चल रही हैं, राज्य आपके विषय में, वो शत्रु राज्य क्या सोच रहा है जिसको आपने जीता है, कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र करना तो शुरू नहीं कर दिया है, वहां की जो जनता है, आम जनता आपके बारे में क्या सोच रही है, आम जनता कहीं बड़ा गुट तो बनाना करके तैयार नहीं है कि आपके द्वारा जिस राजा को स्थापित किया गया है उस राजा के खिलाफ, या फिर आपकी सत्ता के खिलाफ कहीं वहां की लोकल जनसंख्या विद्रोह करने के मंतव्य से कार्य तो नहीं कर रही है। तो इसके लिए वो कहता है कि निश्चित तौर पे वहां जाकर के अपनी बस्तियों का निर्माण करना चाहिए जगह जगह पर, जिससे आप मजबूत रहें। फिर वो कहता है कि जितने भी सेनाएं हमने रखी हैं उन सेनाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किस तरह का? युद्ध का। और युद्ध का प्रशिक्षण कैसे हो कि वो ये ना हो कि किला बना लिया, किला बनाने के बाद वो उसी किले की घेराबंदी करके बैठे रहे। अगर राज्य सिर्फ किले की घेराबंदी में लगा रहेगा तो केवल किले किले की घेराबंदी से वो मजबूत नहीं हो पाएगा। ऐसा हो सकता है कि भाई आप किले की घेराबंदी करे बैठे हैं, जो दुश्मन राष्ट्र है, जो आपका शत्रु राष्ट्र है, उसने किले के चारों ओर आपकी घेराबंदी करनी शुरू कर दी। किले के जो मैदानी इलाके हैं, शत्रु वहां तक पहुंच गया, और एक समय फिर ऐसा आएगा कि मौका देखेगा और किले की दीवारों को, किले की व्यवस्था को हमेशा के लिए शत्रु राष्ट्र ध्वस्त कर देगा, है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैदानों में लड़ने की और मैदानों में तैनात रहने की के लिए सेना को आप तैयार रखें। आपकी जो नीति होनी चाहिए वो किले पे लड़ने की नहीं, मैदान में लड़ने की होनी चाहिए। और इसी के साथ वो बताता है कि आपकी जो सेना है, सेना प्रशिक्षित हो, पूरी तरह से ऐसी प्रशिक्षित सेना हो कि सेना को किसी भी परिस्थिति में कार्य करने में किसी तरह का संकोच या समस्या उत्पन्न ना हो। ये वो कुछ राज्य का कार्य कार्य वो उपाय बताता है कि राज्य किस तरह से बढ़ेगा। फिर वो राज्य के विषय में बात करते हुए, देखो कितना बोरिंग विषय चल रहा है कि साक्षी को योनिंग होने लगी है, जम्बाई आ गई साक्षी को। कितना बोरिंग विषय है। साक्षी नाश्ता वास्ता करके बैठी थी नहीं, हाँ गर्दन हिला रही है और नाश्ता करके बैठी है, खूब नाश्ता करके बैठी है। उसके कई बार रजत रजत कई बार ज्यादा खाने से भी योनिंग होने लगती है।
जम्बाई आने लगती है ज्यादा खाने से भी। तो हो सकता है साक्षी ने ज्यादा नाश्ता कर लिया हो। चलिए, वो राज्यों का वर्गीकरण करता है। राज्यों के वर्गीकरण में, राज्यों के वर्गीकरण से पहले एक बात स्पष्ट करते चले, मैंने पहले भी बताया था कि वो राज्यों में और शासन में किसी तरह का भेद भेद नहीं करता वो, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। यहाँ ये बताना जरूरी है क्योंकि जो वो राज्यों का वर्गीकरण कर रहा है, राज्यों का वर्गीकरण वो शासन के आधार पर कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरह का शासन हो, जैसा शासन होगा उसी को वो राज्य मानना है। मैकियावेली के पूर्व के कई और भी विचारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने राज्य को शासन मान लिया है। तो मैकियावेली भी वही कार्य कर रहा है। अरस्तु ने भी यही काम किया। अरस्तु ने भी वर्गीकरण करा, उसने भी शासन के 6 प्रकार बताए थे, है ना। हाँ रजत। सर, राज्य को शासन या शासक मान लेना क्या पॉजिटिव रहेगा या फिर एक नेगेटिव फीचर हो जाएगा राज्य को शासक या शासक मान लेना? एक्चुअली देखो, मैकियावेली जहां तक बात कर रहा है, मैकियावेली बात कर रहा है, उसका अंतिम ध्येय ये है कि इटली मजबूत हो जाए। तो उसने राज्य को अलग ना करते हुए राजा को ही शासक मान लिया, जिसमें कि राजा को शासक नहीं माना जा सकता है। तो फिर मध्य युग की तरफ चले गए। मध्य युग भी तो ये कह रहा था, आई एम द स्टेट, दैवीय दैवीय व्यवस्था है और मैं राज्य हूं। यहां ये थोड़ा सा इसने शासन मानने के लिए ये व्यवस्था की है कि जो जिस तरह का शासन चल रहा है उसी को हम राज्य मान लेंगे। इसने जमीन के टुकड़े को शासन राज्य नहीं माना, इसने शासन को ही राज्य मान लिया है। तो एक तरह से बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो अंतिम ध्येय है वो इटली का एकीकरण है। और उसके लिए वो ये बता रहा है कि इस तरह का शासन अगर हो जाएगा, इस तरह का राज्य हो जाएगा, तो इटली मजबूत हो जाएगा। उसका ध्येय ये नहीं है कि राजा अपने आप को राज्य मानने लगे, ये कतई भी नहीं है। क्योंकि उसने लोकतंत्र की भी सिफारिश की है, जहां वो कह रहा है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना जाएगा। उसने राजतंत्र की भी सिफारिश की है, जहां वो कह रहा है कि एक राजतंत्र होगा, एक राजतंत्र में जो राज्य होगा वो मजबूत हो जाएगा और विकास करेगा। तो इसलिए नेगेटिविटी में तो नहीं जा सकता। नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए उसको वो शासन और राज्य को एक मान के चल रहा है। उसने राजा को ये नहीं कहा कि जो राजा है वही राज्य होगा, उसने ये नहीं कहा। क्लियर है? जी सर। चलिए, तो वो शासन को भी 6 जगह बांटता है, और 6 जगह में बांटने के स्थान पे वो 3-3 जगह बांटता है, शुद्ध और अशुद्ध। 2 पार्टीशन उसने कर लिए हैं कि एक तो शुद्ध होगा और एक अशुद्ध होंगे। अब वो जो जिनको वो अशुद्ध मान रहा है, 3 प्रकार के उसने वो बताए, और जिनको वो शुद्ध मान रहा है 3 प्रकार के ऐसे बताए। वो कहता है कि राजतंत्र होना चाहिए, कि पूरी तरह से राजतंत्र स्थापित हो जाना चाहिए। फिर वो कहता है कि राजतंत्र के साथ अभिजात तंत्र को भी हम देख सकते हैं, ये शुद्ध है। वो कह रहा मोनार्की हो जाए, एरिस्टोक्रेसी हो जाए, या फिर रिपब्लिक हो। इन 3 तरह के जो राज्य हैं, जो शासन है, इन्हें वो शुद्ध मानता है कि यही अच्छे होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। सर अभिजात तंत्र कौन सा क्या होता है? अभी बताऊंगा, आगे चल रहा हूं, अभी बता रहा हूं। तसल्ली रखो, शांति बनाए रखो बालको। अभिजात तंत्र वैसे जो होता है ना, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी के ही जब कुछ लोग राज्य करना आरंभ कर देते हैं तो वो अभिजात तंत्र में डेवलप होने लगता है ना। लेकिन अभिजात तंत्र को उसने पीछे छोड़ दिया। वो सिर्फ 2 तरह के शासन
स्थापित करना चाहता है, एक तो राजतंत्र मोनार्की या फिर रिपब्लिक। साथ में उसने 3 ऐसे भी बताए जिनको उसने बिल्कुल अलग कर दिया है। वो कहता है कि निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र मतलब जैसा आप जानते हैं, डंडे के बल पे चलने वाला राज्य, डेमोक्रेसी, और सॉरी डेमोक्रेसी कह रहा हूं मैं, हिपोक्रेसी। फिर वो कहता है कि कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र मतलब एक ही कुल का पूरा राज्य आगे बढ़ता चला जाए, कि परिवार चेंज ना हो, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा बनता चला जाए। इसको भी वो अशुद्ध मानता है। वो कहता है कि ये अशुद्ध है, सही नहीं है। फिर वो कहता है लोकतंत्र। लोकतंत्र को उसने भीड़ तंत्र मान लिया है। लोकतंत्र में वो कह रहा है कि बहुत सारे लोगों का राज्य होता है, तो इसमें थोड़ा सा जो डिसीजन मेकिंग है वो गड़बड़ा सकती है। तो 2 प्रकार के शासन ऐसे हैं, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिनका वो पूरी तरह से समर्थन करता है। वो कहता है कि राजतंत्र स्थापित होना चाहिए। राजतंत्र का जब वो दी प्रिंस लिखता है, दी प्रिंस में साक्षी कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ बताओ। सर जब वो फॉरेन मिनिस्टर बना था तब शायद वहां पे राजतंत्र नहीं था, तभी बना था। उसके बाद फिर उसे सर जेल में भी डाला जाता है, उसके बाद ही वो हाँ राजतंत्र स्थापित करना चाहता है अपने राज्य में। हाँ, उसने आपको याद हो जब प्रिंस लिखी थी तो कैसा कहा जाता है कि प्रिंस लिखते वक्त उसने ये चाहता है कि जो मेदिची वंश है, मेदिची वंश का शासक इसको पढ़े और इससे प्रभावित हो जाए। प्रभावित हो जाए तो वो देखे कि किस तरह का मजबूत राजतंत्र होना चाहिए, और मेदिची वंश के शासक से ही, मतलब राजतंत्र से ही, वो ये उम्मीद करता है कि पूरे इटली को, जो इटली 5 गणराज्यों में बट गया है, उसको अध्यक्षता दे, पूरे इटली की को एक मजबूत अध्यक्षता दे, और पूरे इटली को एक मजबूत राज्य के रूप में खड़ा कर दे। तो जो प्रिंस लिख रहा है, प्रिंस में उसने पूरी तरह से उस समय राजतंत्र की ही क्या कहते हैं, सराहना और समर्थन उसने किया है। लेकिन आगे चल के जब वो डिस्कोर्सेस लिखता है तो डिस्कोर्सेस में उसने गणतंत्र की भी बात की है। उसने कई और राज्यों का अध्ययन किया, तो उस अध्ययन के आधार पर वो अपना विचार बदलता भी है। मैंने शुरू में बताया ना, मैकियावेली के जो विचार हैं उसके अनुभवों के आधार पे हैं। जैसा जैसा उसे अनुभव होता गया, प्रिंस लिखते वक्त उसे जैसा अनुभव हुआ, उसने देखा कि राजतंत्र हो सकता है, राजतंत्र शासन बढ़िया चल रहा है, लेकिन राजतंत्र ही अपने आप को ऐसा मजबूत करे कि वो पूरे राज्य को, पूरी इटली को एक कर ले। तो उसने राजतंत्र का समर्थन किया। आगे चल के जब कुछ समय बाद वो देखता है कि नहीं, गणतंत्र जो है, जहां जनता के द्वारा चुन लिया जाए, तो गणतंत्र अच्छा हो सकता है। जब डिस्कोर्सेस लिख रहा है, डिस्कोर्सेस लिख रहा है इतिहास के अध्ययन के आधार पर। उसने इतिहास को पढ़ा है, इतिहास में वो देखता है कि जहां जहां गणतंत्र पाया गया वो राज्य मजबूत हो गए, वहां की जनता खुशहाल थी। तो इस खुशहाली को देखते हुए उसे लगता है कि गणतंत्र भी मजबूत किया जा सकता है। इसलिए साक्षी वो राजतंत्र का शुरू में प्रिंस लिखते वक्त राजतंत्र का समर्थन कर रहा है। क्लियर हुआ? ये लड़की गर्दन हिला देती है, उसके बाद बोलती नहीं है, वो गर्दन हिला देती है ना। चलिए, राजतंत्र के संबंध में वो क्या कह रहा है कि इटली में जो राजतंत्र है, निरंकुश राजतंत्र ही सर्वोच्च व्यवस्था को स्थापित कर सकता है।
वो राजतंत्र को भी ये चाहता है कि राजतंत्र निरंकुश हो। अब निरंकुश होगा तो क्या लाभ होगा? निरंकुश होने से राजतंत्र के, हाँ रजत, टिरनी, रजत कुछ टायरनी। कह रहे? निरंकुश होगा तो राजतंत्र क्या नाम होगा, वो बता रहा हूँ। अच्छा, तुमने अपना माइक अनम्यूट करा ना, मुझे लगा कुछ कह रहे हो। हाँ, तो निरंकुश होगा तो क्या लाभ होने वाला? उसने निरंकुश राजतंत्र की बात कर दी, जिसमें कि आगे चल के जो निरंकुश तंत्र है, टाणेमी है, उसको मने भी कर रहा है। लेकिन यहाँ वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि अगर निरंकुश राजतंत्र होगा, उसके ऊपर किसी तरह की सत्ता नहीं होगी, सत्ता विशेष रूप से वो मध्य युग के चर्च की समाप्त करना चाह रहा है। जो राजतंत्र है उस पे जो अंकुश लगाया हुआ था राजतंत्र, उसने, चर्च ने, उसको मेनली वो समाप्त करना चाह रहा है। तो यहाँ वो कहता है कि निरंकुश राजतंत्र जो है वो राज्य में ऐसी शक्तियों का दमन कर पाएगा जो राज्य को अपने शिकंजे में कब्जाना चाहती हैं। जो शक्तियां ये मान के चलती हैं कि राज्य उनके कहने पे कार्य करे, राजा इस तरह से चले जैसे वो शक्तियां चलाएं। तो वो कहता है कि निरंकुश राजतंत्र ही वो ताकत है जो पूरी तरह से इन अवांछित असामाजिक तत्वों का दमन कर सकता है। और जब दमन कर देगा तो इटली को पूर्ण रूप से एकीकृत कर पाएगा। कि जब इटली के प्रत्येक गणराज्य से कोई एक निरंकुश राजतंत्र धीरे 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 इन अवांछित असामाजिक तत्वों को समाप्त करना करेगा, तो होगा क्या कि एक एक करके जो राज्य हैं वो एक होना शुरू हो जाएंगे। और जब एक हो जाएंगे तो इटली एक विशाल गणराज्य के रूप में दिखाई देना आरंभ हो जाएगा और पूरी इटली पर एक राजतंत्र स्थापित होगा। जिस तरह से हम कहते हैं कि वो, जैसे शुरू में बात कर रहे थे ना कि पोप अपनी सत्ता चलाना चाहता है और कभी फ्रांस को बुलाता है, कभी स्पेन को बुलाता है। तो निरंकुश राजतंत्री वो ताकत है जो पोप को रोक पाएगा, आम जनता को भ्रष्टाचार से रोक पाएगा। जब पोप पे और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा तभी ये शक्तियां बाहरी शक्तियों को इटली के अंदरूनी कलह में हस्तक्षेप करने से रोक पाएंगी। और जब बाहरी शक्तियां इटली के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगी तो उसी समय देखने में ये आएगा कि इटली मजबूत राज्य के रूप में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो चाहता है कि इटली में एक ऐसा तंत्र आ जाए जो नेपल्स को, रोमन रोमन चर्च को, वेनिस को और फ्लोरेंस को, इन सबको एक कर ले। तो वो जब प्रिंस लिखता है तो प्रिंस में राजतंत्र का समर्थन करता है। क्लियर है? एक कोटेशन में वो कहता, खुद मैकियावेली के शब्दों में एक कोटेशन है। वो कहता है कि इस आधुनिक युग में व्यवहारिक राज्य केवल राजतंत्र ही है, जिसका शासन केवल एक व्यक्ति अपने फौलादी हाथों से करे। वास्तव में तत्कालीन समाज में एक निरंकुश राज्य व्यवस्था ही प्रभावशाली हो सकती है। उसका मानना है कि लोग सब जगह इतने चरित्रहीन हो चुके हैं कि नियंत्रण के लिए सभी कानून शक्तिविहीन सिद्ध हो चुके हैं। कि जितने भी कानून बनाए गए हैं वो सब शक्तिविहीन सिद्ध हो रहे हैं। तो इसलिए एक ऐसा राजतंत्र आ जाए, एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ले। ठीक है? इसलिए वो जब प्रिंस लिखता है तो प्रिंस में वो समर्थन करता है राजतंत्र का।
लेकिन बहुत लंबा समय नहीं है, कम समय बाद ही वो लिखता है और लिखना आरंभ करता है। वो लिखता है डिस्कोर्सेस। उसकी जो पुस्तक है डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लिवी। ये उसने रोम का इतिहास पढ़ा है, रोम के इतिहास को पढ़ते वक्त उसने लिखी है। और जब वो रोम के इतिहास को पढ़ के लिखता है तो उसमें वो समर्थन करता है किसका? गणतंत्र का। गणतंत्र के संबंध में वो कहता है कि गणतंत्र को राजतंत्र से श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, कि जो गणतंत्र है वो राजतंत्र से श्रेष्ठ हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? वो मानता है कि गणतंत्र के रूप में सर्वाधिक सफलता उसी देश को मिल सकती है जहां धन समृद्धि संपत्ति की दृष्टि से लोग अधिक समानता होती है। लोगों में धन की, संपन्नता की, इन चीजों की समानता होनी चाहिए। ऐसे राज्य अपने आप को लंबे समय तक जीवित रखते हैं जहां जनता सर्वविधिक भावना से पूर्ण संगठित हो, धर्म को मानती हो। धर्म को मानने का मतलब ये नहीं है कि जैसा पोप के समय में था कि धर्म ही सब कुछ है, ये नहीं। वो कह रहा है कि जनता धर्म को मानती हो, चरित्रवान हो, संगठित रहती हो, एक मत होके अपने राजाओं को चुनती हो, ऐसा गणतंत्र। और जब वो गणतंत्र की सिफारिश करते हैं तो गणतंत्र की उसकी सिफारिश को देखते हुए डनिंग लिखते हैं। डनिंग कहते हैं कि यहां वह अरस्तु की भांति गणतंत्र की व्यवस्था की ओर झुकने लगा है और इस संबंध में उसका विचार यूनानियों से मिलता है। तो दो ऐसी चीजें हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं दो, जिनको वो उत्कृष्ट बताता है। पहली राजतंत्र और दूसरी गणतंत्र। दोनों का क्लियर हो गया क्यों कहता है वो? मैकियावेली ने कुछ कारण भी दिए हैं कि राजतंत्र के स्थान पे गणतंत्र क्यों आ जाना चाहिए। वो कहता है कि समग्र रूप से जनता एक राजा से अधिक समझदार हो सकती है। कुछ क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हो? वो कह रहा है कि एकत्र रूप से जनता निश्चित तौर पे जो एक राजा बिठाया है उससे ज्यादा समझदार सिद्ध हो सकती है। कि जब एक तरफ राजा के अकेले विचार हैं, दूसरी तरफ पूरी जनता के विचार हैं, तो जो पूरी जनता के विचार हैं निश्चित तौर पे उसमें ऐसा हो सकता है कि जनता उत्कृष्ट विचार उत्पन्न करे। और गणतंत्र में हमेशा जनता के विचारों पे शासन चलता है। तो इसलिए वो कहता है कि ऐसा संभव है कि जो जनता है वो एकत्रित होके ऐसे विचार प्रस्तुत कर दे, ऐसी समझदारी दिखाए कि जिससे ज्यादा समझदार राजा नहीं हो सकता। राजा को समझदार तो मानना, लेकिन वो कह रहा कि अगर जनता समग्र में हो तो समग्र में जनता राजा से अधिक, कहीं अधिक समझदार सिद्ध हो सकती है। तो दूसरा कहता है कि अधिकारियों का चुनाव और व्यक्तियों का सम्मान करने में जनता का निर्णय समान रूप से ठीक होता है। कुछ क्लियर हुआ? वो कह रहा है कि जो अधिकारी है, मतलब अधिकारी मतलब राजा है ना, राजाओं का चुनाव करने में और व्यक्तियों का चुनाव करने में, किसी एक व्यक्ति का और राजा का चुनाव करने में
जनता का जो सामान्य निर्णय है, मतलब जो बड़ा ग्रुप है जनता का, वो जो सोच समझ के चुनता है वो सही निर्णय करता है। ऐसा नहीं होता कि जनता जब चुनती है तो गलत हो जाता है। अपने देश में जब चुनाव होते हैं तो जिसको एक बड़ा नंबर चुनता है सरकार वो बनाता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जनता का एक जो सामान्य विचार आया है वो सही है, उसको सही मानते हुए ही उस जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को ही राजा बनाया जाता है। इसलिए गणतंत्र राजतंत्र से कहीं अधिक उत्कृष्ट साबित हो सकता है। फिर वो कहता है कि गणतंत्र में सभी व्यक्तियों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। भाई गणतंत्र में सब चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, शासन में भागीदारी करते हैं। एक बड़ा जनता का बड़ा हिस्सा होता है एक, कि जो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। तो इसलिए वह राजतंत्र के स्थान पे गणतंत्र को उचित बताता है। कुछ क्लियर हुआ रविंदर? जी सर। साक्षी क्लियर हुआ क्या बताया उसने? जी सर। अब हम चले दो कुलीन तंत्र के बारे में भी 2 मिनट बात कर लेते हैं, है ना। राजतंत्र और कुलीन तंत्र का जो समर्थन कर रहा है, मैं केवल समर्थन करता है, कुलीन तंत्र से घृणा भी करता है वो, क्योंकि उसने शासक वर्ग सदैव जनसाधारण के जो हितों की बात है उसको समाप्त कर देता है। इसलिए कुलीन तंत्र से घृणा कर रहा है। वो कहता है कुलीन तंत्र नहीं होना चाहिए। कुलीन तंत्र होगा तो जो शासन है, जो शासक वर्ग है, वही परिवार अपना अपना सोचेगा। वो परिवार जनता का नहीं सोचने वाला फिर। इसलिए वो कुलीन तंत्र को एक निकृष्ट कोटि का शासन मान रहा है कि इससे ज्यादा बेकार कोई शासन नहीं हो सकता। तो ऐसा लगता है कि जगह जगह पे मैकियावेली ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए शासन किस समय कैसा होना चाहिए उसने वैसा वहां बताने का प्रयास किया है। उसने राजतंत्र को बताया है, उसने गणतंत्र को बताया है, कुलीन तंत्र व अन्य को उसने मना कर दिया है। एक कोटेशन की बात करेंगे और उस कोटेशन के बाद हम आज का लेक्चर यहीं बंद करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल 11 बजे से अशोक सर की क्लास है ना। तो उसके इस जो अ, शासनों के बारे में बात करता है, उन शासनों के विषय में पढ़ करके सुन करके सेबाइन सेबाइन कहते हैं कि मैकियावेली ने गणतंत्र का जहां संभव हो और राजतंत्र का जहां आवश्यक हो, इसमें थोड़ा सा फर्क देखना। वो कह रहा है कि मैकियावेली ने गणतंत्र का जहां संभव हो, मतलब संभव मतलब जहां लगता है कि यहां गणतंत्र होना चाहिए, और राजतंत्र का जहां आवश्यक हो, जहां जरूरत हो, वहां समर्थन किया है। किंतु कुलीन तंत्र और कुलीन वर्ग के संबंध में उसकी राय बहुत अच्छी नहीं रही है। वो कुलीन तंत्र को निकृष्ट कोटि का शासन मान रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? तो आज है कौन कौन, एक बार जी मैं सर। एक बार जो जो आज थे मैं देख लेता हूं और आज की अटेंडेंस में लिख लेता हूं, बाकी की अटेंडेंस में कल निकलवा लूंगा। और जो रेगुलर नहीं रहेंगे उनके घर 15 के बाद हम कुछ ना कुछ व्यवस्था भेजेंगे जरूर। ठीक है। अब कल क्लास नहीं रहेगी, क्लास रहेगी परसों। रजत रवि बालियान तो अभी अभी आया है, रविंदर साक्षी गौरव, 1 2 3 4 5, 5 ही लोग हैं ना। चलिए ठीक है भैया, और कोई सवाल?
ठीक है जी, अब परसों मिलेंगे। आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सर आप थैंक यू सर। सर आपको भी, थैंक यू सर थैंक यू आपको भी थैंक नमस्कार सर। यू, नमस्कार, थैंक यू। ठीक है रजत बाबू, परसों मिलते हैं। चलिए, नमस्कार। ओके सर।